हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही होगी बहुत शानदार चल रही होगी। तो जैसे कि माई सेल्फ सोनू नागर फ्रॉम कोटा फिजिक्स फैकल्टी और रॉयल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि रामबाण सीरीज के अपन डेली नए नए क्वेश्चन लेके आते हैं, तो आज जो अपन क्वेश्चन लेके आए रामबाण सीरीज में जेट के जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं वो आज की क्लास में होंगे। पूरे प्रीवियस ईयर के पूरे जेट के जो भी क्वेश्चन है उसको आज अपन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं। तो अपन बात करेंगे आज जेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो चलते अपन जेट के पीवाईक्यू की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, दो तरंग दे रहे जिनकी तीव्रता आई और 4 आई अध्यारोपित होती है, तब इनकी अधिकतम न्यूनतम तीव्रता क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो ट्राई करिए। और जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा पुस्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ने का ट्राई मत कीजिए, पुरानी चीज़ें पढ़िए, बस रिवाइज करने की आप कोशिश करिए। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिविजन ही क्या होता है, विदाउट अगर अपन अच्छे से रिविजन नहीं कर पाएंगे साल भर जो अपने पढ़ा है, तो बिना किसी रिविजन के अपन अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। भले से नया आपको कुछ नहीं पढ़ना है इस टाइम पे, बट आपको जो पुराना चीज़ें पढ़ी है पुरानी चीज़ों को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है, जो चीज़ें अपन ने पहले पढ़ी है तो हो सकता है वो उसमें अपन को कन्फ्यूजन हो जाए, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वापस अपन को उस चीज़ को कंफर्म करना होता है। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए रिवीजन करना होता है, ताकि चीज़ें अपनी क्या हो जाए, वापस कंफर्म हो जाए। तो कन्फ्यूजन से कन्फर्म का एक ही रास्ता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए। ठीक है बच्चों, तो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। जेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं की अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लास्ट की क्लासों से और आने वाली क्लासों में भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर। दो तरंग दैर्ध्य जिनकी तीव्रता, एक तरंग दैर्ध्य जिनकी तीव्रता आई, दूसरी तरंग दैर्ध्य जिसकी तीव्रता 4 आई है, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है, तो अधिकतम न्यूनतम तीव्रता क्या होगी। तो आपको ये पता होगा कि जब दो तरंगें अध्यारोपित होती है तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता क्या होगी। ये व्यतिकरण में अपन पढ़ते हैं, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता। अधिकतम तीव्रता मतलब समपोषी व्यतिकरण होता है, और न्यूनतम तीव्रता मतलब विनाशी व्यतिकरण होता है। ये चीज अपन पढ़ते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर खुद से बताएंगे, खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप खुद से निकालने का कीजिए। तो जैसे कि आपको पता लग रहा है कि एक वेव की आई दे रखी है, दूसरी वेव की यहाँ पर जो इंटेंसिटी दे रखी है वो 4 आई दे रखी है, और आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछे, तो मैक्सिमम तीव्रता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो मैक्सिमम तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बताइए। मैक्सिमम तीव्रता का फॉर्मूला क्या ऐसा होता है क्या, √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर, क्या ये होता है? अगर होता है तो फिर फटाफट से इसका आंसर निकालिए। क्या यहाँ से हो जाएगा, √4I और √I इक्वल्स टू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं देखूंगा ये 2√I हो जाएगा और ये √I हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 3√I हो जाएगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9I हो जाएगा। तो अधिकतम तीव्रता तो क्या होगी, 9I होगी। तो ऑप्शन को देखोगे तो अधिकतम तीव्रता 9I इसमें भी है, अधिकतम तीव्रता 9I इसमें भी। अभी भी दोनों ऑप्शन अपने पास बच रहे हैं, दोनों में से एक ऑप्शन को अपन को अभी भी सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए फिर अपन को अल्टीमेट मिनिमम तीव्रता भी निकालनी पड़ेगी। बच्चों मिनिमम तीव्रता का फॉर्मूला आपको पता है, आई मिनिमम इंटेंसिटी मिनिमम का फॉर्मूला होता है I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। रूट आई वन कितना दे रखा है, √4I माइनस √I, इसका क्या कर दूंगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2√I माइनस का √I। 2√I में से I को माइनस करूंगा तो √I हो जाएगा, √I का स्क्वायर करूंगा तो I हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ये 3I नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। कि दो तरंगे जब अध्यारोपित होती है तो उनकी अधिकतम तीव्रता समपोषी व्यतिकरण देती है, उनकी न्यूनतम तीव्रता विनाशी व्यतिकरण देती है। समपोषी तीव्रता का फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, और समपोषी व्यतिकरण के लिए अधिकतम तीव्रता का फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, और न्यूनतम तीव्रता का फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने, कैसे आपको डाटा को यूज करना है, जो गिवन डाटा है उसको कैसे यूज करना है, आंसर तक कैसे पहुंचा जाता है, पूरी कैलकुलेशन आपके सामने है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग का क्वेश्चन है। विद्युत चुम्बकीय तरंग एक छोटा चैप्टर होता है और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो छोटा चैप्टर होता है तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटा 3-4 पेज का चैप्टर होता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरित होती है, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के आयाम दे रखे हैं, ई नोट वी नोट दे रखा है, चुम्बकीय क्षेत्र का तो बी नोट दे रखा है, विद्युत क्षेत्र का ई नोट दे रखा है। तो बताना है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि ए नोट इक्वल टू क्या होता है, सी बी नोट होता है। क्या होता है, ये रिलेशन याद होना चाहिए। ई इक्वल टू क्या होता है, सी बी नोट होता है। याद रहेगा बच्चों, ई नोट इक्वल टू सी बी नोट होता है। यहाँ पर सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद होना चाहिए। रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पर कभी कभी सी की जगह स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में आ सकता है। यहाँ पर लाइट की स्पीड किसमें दे रखी है, वैक्यूम में दे रखी है। तो कभी कभी लाइट की स्पीड अगर मीडियम में दो तो सी की जगह क्या आ जाएगा, फिर वी आ जाएगा। क्या बच्चों याद रहेगा ये चीज, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से बनती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और जो वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो तीनों एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वाई में हो रहा है, तो वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखूं तो ई एक्स इक्वल्स टू ई नोट साइन के जेड माइनस का ओमेगा टी। तो यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि इसके ऑसिलेशन किस, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वेव की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन वेव ट्रेवल करेगी उसी डायरेक्शन वेलोसिटी होगी, उसके उसका वेग होगा, उसका चाल होगी। तो जेड डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, तो वाई डायरेक्शन में किसका ऑसिलेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बनानी है तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में होगा, बी वाई होगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी नोट आ जाएगा। और साइन, और ये जो फेज है, एक कला है, वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ये कला क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। सिर्फ यहाँ पर ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड का अलग डायरेक्शन में जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। वेव जेड में ट्रेवल कर रही है, ई एक्स में, तो बी किधर हो जाएगा, वाई में जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से आपको ये रखना, कभी कभी बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, आपने अभी देखा था कि ई नोट क्या होता है, सी बी नोट होता है। कभी कभी बी की जगह आपको क्या देखने को मिल सकता है, ई नोट बाई सी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन किस तरह से बनता है ये आइडिया हो चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है पी वी आर एक, पी यहाँ पर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी यहाँ पर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और आपको जो प्रक्रम दे रखा है वो समतापीय प्रक्रम दे रखा है ना। समतापीय का मतलब क्या होता है, जिसमें तापमान समान हो, आइसोथर्मल प्रोसेस। तापमान समान हो मतलब डेल्टा टी 0 हो और टी क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। नियत तापमान पर जो प्रक्रम होता है, प्रोसेस प्रक्रम जो होता है नियत तापमान पर रह है। किसी भी प्रक्रम या किसी भी सिस्टम, किसी भी निकाय का अगर तापमान नियत रहता है, तापमान नहीं बदलता है, तो उस प्रक्रम को अपन समतापीय प्रक्रम बोलते हैं। समतापीय प्रक्रम में जो होता है वो फी क्या होता है, जब तापमान नियत होता है तो जो दाब होता है वो आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, जब ताप नियत होता है तो आयतन क्या होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती। तो नियत ताप पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो दो ग्राफ यहाँ पर बन रहे हैं इस तरह से, पर आपको पता होना चाहिए। जो स्लोप की चर्चा करें तो dp बाई डी समतापीय प्रक्रम के लिए स्लोप क्या होता है, माइनस का p बाई वी। क्या होता है, माइनस का p बाई वी। तो याद रखना है, इस तरह से ये अपन को करेक्ट ऑप्शन ये वाला मैच करेगा। ठीक है बात। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप इधर जाओगे वैसे वैसे स्लोप क्या होता जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपको पीवी ग्राफ कैसा मिलता है, इस तरह का मिलेगा। पीवी ग्राफ जब कौन सा प्रक्रम हो, समतापीय प्रक्रम हो। याद रहेगा, अगर समदाबी हो तो पीवी ग्राफ इस तरह का मिलता है, दाब नियत रहेगा।
अगर समआयतनी हो तो पीवी ग्राफ इस तरह का मिलेगा। ये समदाबी के लिए है, जब दाब क्या हो, नियत हो। ये समआयतनी के लिए, जब आयतन क्या हो, नियत हो। समायतनी प्रक्रम के लिए बनेगा। एक रुद्रोस प्रक्रम होता है, रुद्रोस प्रक्रम में भी जो पीवी ग्राफ बनता है वो ऐसा घटता हुआ बनेगा। याद रहेगा, दोनों घटते हुए बनते हैं, पर ऊपर वाला कौन सा रहता है समताप पे, नीचे वाला कौन सा रहता है, रुद्रोस में रहता है। ठीक है, रुद्रोस में जो ढाल होती है वो परिमाण क्या होता है, रुद्रोस में ढाल का ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेनर डायोड, जेनर डायोड हमेशा उपयोग, जेनर डायोड का पूछ लिया जाए कि जेनर डायोड कहाँ यूज होता है। जेनर डायोड का यूज होता है ओल्टा नियंत्रण में। कहाँ यूज होता है, ओल्टा नियंत्रण। रिवर्स बायस पर काम करता है जेनर डायोड। किस पर काम करता है, पश्च बायस पर। कौन से बायस पर, पश्च बायस पर काम करता है जेनर डायोड। और इसका यूज करते हैं अपन वोल्टेज रेगुलेटर में। किस में यूज किया जाता है इसका, वोल्टेज रेगुलेटर मतलब ओल्टा नियंत्रण में इसका यूज किया जाता है बेटा। तो ये याद रखना है आपको, जेनर डायोड ओल्टा नियंत्रण में पश्च बायस पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रखा है। 3 कण दे रखे हैं जिनका प्रत्येक का द्रव्यमान में समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समबाहु त्रिभुज में 3 कण आपको इस तरीके से दे रखे हैं, तीनों कोनों पर रखे हुए हैं mm द्रव्यमान के। समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा यहाँ पर ए कंसिडर करनी है अपन को। भुजा कितना दे रखा है, ए भुजा है इसकी। भुजा कितना है समबाहु त्रिभुज की, भुजा ए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ट्राइंगल के आपको केंद्र पर क्या बताना है, ट्राइंगल के केंद्र पर आपको गुरुत्वीय तीव्रता का मान बताना है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कहाँ बताना है आपको, इस ट्राइंगल के इस समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर बताना। तो आपको ये पता होगा बच्चों कि अगर कोई भी अपने पास आकृति दे रखी है, वो ट्राइंगल हो, वो स्क्वायर हो, अगर वो सिमेट्रिक दे रखी है तो सिमेट्रिक में उसके केंद्र पर जो नेट विद्युत क्षेत्र होता है, नेट गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि इसकी वजह से ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेट क्या मिलेगा इस पर अपन को, 0 मिलेगा। तो इसके केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र हो गया या फिर चुंबकीय क्षेत्र पूछ ले, या सॉरी यहाँ पर आपको गुरुत्वीय क्षेत्र की पूछ ले या फिर विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ले, तो क्या मिलते हैं इसके केंद्र पर, 0 मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। वेक्टर से देखेंगे क्योंकि जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में दिशा देखी जाती है। तो दिशा यहाँ पर जब देख रहे हैं तो इन दोनों का परिणाम इधर कहीं आएगा बीच में, और ये बीच में आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट मतलब परिणामी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि आपको अभी अभी सीयूटी का रिजल्ट घोषित हुआ है, रॉयल्स ने फिर धमाल किया, जैसा हर साल की तरह इस साल भी रॉयल का दबदबा रहा है इस रिजल्ट पर। जैसे कि गणपत है, रॉयल का इंस्टीट्यूट पर क्लासरूम स्टूडेंट है, 750 में 707 नंबर आया है। गणपत कहाँ का रहने वाला है, जोधपुर का रहने वाला है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोली जोधपुर से इसने स्टडी किया। तो जैसे कि आप जानते हो हमेशा से कि रोहित अपना रिजल्ट खुद, अपना रिकॉर्ड खुद बनाता है और खुद रिकॉर्ड होगा। 700 में 750 में 707 बहुत बड़े मार्क्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो आपको जैसे कि बताया जाता है कि ये कहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, ये ओनली रॉयल में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगामी तरंग में कण का विस्थापन सेंटीमीटर में निम्न प्रकार दिया जाता है। तो y की वैल्यू आपको यहाँ पर, y मतलब कोई भी तरंग दे रखी है, प्रगामी तरंग दे रखी है, उसका समीकरण आपको दे रखा है। उस समीकरण में आपसे पूछा है प्रस्पंद और निस्पंद, प्रस्पंद और अगले निस्पंद के मध्य की दूरी क्या होगी। डिस्टेंस बिटवीन नोड और एंटी नोड के बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी है बच्चों, नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो बताइए कितना इसकी डिस्टेंस होगी। ये स्टैंडिंग वेव या प्रगामी तरंग के दो प्रगामी तरंगें जब मिलती है तो एक प्रगामी तरंग बनाती है। तो कैसे निकालेंगे अपन,
बताइए बच्चों। तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये एक अप्रगामी तरंग का समीकरण है जो कि दो प्रगामी तरंग से बनती है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आपको दे रखी है। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन यहाँ पर अप्रगामी, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आपको दे रखी है। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2a sin kx cos ओमेगा टी। ये क्या होती है बच्चों, ये अपने पास स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है, समीकरण होती है। किसकी समीकरण होती है, स्टैंडिंग वेव की समीकरण होती है। जब दो तरंगे मिलकर एक स्टैंडिंग वेव बनाती है तो उसकी समीकरण यहाँ पर अपन इससे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको अपन कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडिंग वेव में आपको बता दूं कि स्टैंडिंग वेव बनती कैसे है, स्टैंडिंग वेव दिखती कैसे अपन को, इस तरीके से एक वेव ऐसे आएगी और दूसरी वेव उधर से आएगी, तो दोनों इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से अपन को दिखेगा कि ये दोनों वेव इस तरीके से कंपन कर रही है, ऐसे ऐसे बनेगी वेव, तो इस तरीके से कंपन करेगी। तो यहाँ पर ये बनेगा इस तरह का, यहाँ पर जो होगा इसको बोलते हैं, जहां पर पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, जहां का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पार्टिकल यहीं रहेगा, ये पार्टिकल यहीं रहेगा, ऐसे लगेगा कि यहीं मूव कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको बोलते हैं अपन एंटी नोड। जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का उसको एंटी नोड बोलते हैं, और जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है उसको नोड बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गया, नोड। ये क्या हो गया, एंटी नोड। ये क्या हो गया, नोड। और ये क्या हो गया, ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और यहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो ये क्या हो गया बच्चों, एंटी नोड। तो नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, इस तरह का बन। अब आपको पता है कि पूरी एक तरंग बनती है तो ये दूरी कितना होती है, लेमडा होती है। ये दूरी कितना हो जाएगी, लेमडा/2 हो जाएगी। तो नोड और नोड, दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितना होती है, लेमडा/2 होती है। दो नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, नोड का मतलब निस्पंद और एंटी नोड का मतलब प्रस्पंद। याद रह गए, निस्पंद और प्रस्पंद। तो दो नोड के बीच की, दो निस्पंद के बीच की दूरी कितना हो, लेमडा/2। एक निस्पंद एक प्रस्पंद के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, ये कितना हो जाएगी, लेमडा/4। याद रहेगा। तो यहां से आपसे पूछा गया है कि एक निस्पंद एक प्रस्पंद के बीच की दूरी कितना होगी, लेमडा/4। अब लेमडा कहां से मिलेगा, लेमडा आपको मिलता है के इक्वल टू क्या होता है, 2π/लेमडा। के इक्वल टू क्या होता है, 2π/लेमडा। याद रहेगा, के इक्वल टू 2π/लेमडा होता है। के कहां से मिलेगा, के होता है अपने पास एक्स का गुणांक क्या होता है बच्चों, के होता है, एक्स का गुणांक के होता है। तो के की वैल्यू ये दे रखी है आपको। तो यहां से मेरे को के की वैल्यू कितना दे रखी है, 0.1 पाई इक्वल टू 2π/लेमडा। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, 2/0.1 मतलब 20 हो गया। लेमडा कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में दे रखी होगी डिस्टेंस, और भी सेंटीमीटर में दे रखे सभी डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, लेमडा 20 हो गया। पर अपन को लेमडा की वैल्यू नहीं पूछी गई है, उसने निस्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी पूछी है। निस्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी क्या होती है, लेमडा/4। लेमडा की वैल्यू 20 आ गई, /4 कितना आ गया, निस्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। कितना आंसर होगा बच्चों इसका, 5 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से निस्पंद प्रस्पंद के बीच की दूरी लेमडा/2 4 होती है, और निस्पंद निस्पंद के बीच की दूरी लेमडा/2। दो निस्पंद या दो प्रस्पंद के बीच की दूरी कितना होती है, लेमडा/2। बट एक निस्पंद एक प्रस्पंद के बीच की दूरी लेमडा/4 होती है। याद रहेगा बच्चों। तो ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी, क्योंकि ये चीजें इतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाते। जेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल पर, एक ही लेयर में जो कंसेप्ट अपने पास, ऐसे क्वेश्चन जो एक ही फॉर्मूले से काम हो जाए। मल्टीपल कंसेप्ट वाले या फिर 2-4 फॉर्मूले यूज करके आंसर निकाला जाता है, जैसे जेईई मेंस में एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे जेट में क्वेश्चन नहीं पूछे। जेट में जो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल बेसिक आएगा, आपको एक ही फॉर्मूला लगाना रहेगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो अपना कंसेप्ट क्लियर होगा तो अपन बेसिक चीजों को अच्छे से बोल पाए, क्योंकि बेसिक चीजें हैं तो बेसिक अपना अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए और ट्राई करिए, खुद से करिए बच्चों, क्योंकि खुद से ट्राई करेंगे तो अपन को पता रहेगा कि अपन किन चीजों में कंफ्यूज होते हैं। अपन कोई भी चीज अगर रिकॉल भी कर रहे हैं, उसको आप सोचोगे भी सही तो क्या आप सही दिशा में सोच पा रहे हैं कि सही दिशा में नहीं सोच पा रहे, सोच पा रहे तो आप कहाँ कहाँ तक सोच पा रहे हो। तो ये चीजें सब मैटर करती है एग्जाम में। एग्जाम में यही होता है कि अपन पता होता है कि सब कुछ पता होता है, बट करना क्या होता है ही नहीं पता होता। क्वेश्चन की अप्रोच कैसी होती है, वो क्वेश्चन की अप्रोच सही डायरेक्शन में लाने के लिए अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
तो खरी बच्चों, बोल रखा है कि एक वर्गीय प्रकाश, एक वर्गीय नहीं, यहाँ पर वर्ण नहीं होगा, मतलब एक कलर का प्रकाश है, एक वर्णीय प्रकाश वायु से कांच में जिसका अपवर्तनांक म्यू है। वायु का अपन क्या ले लेते हैं, वायु को अपन 1 ले लेते हैं, और कांच का म्यू दे रखा है, अपरिवर्तित रहता है, में अपरिवर्तित होता है, अपवर्तित मतलब अंदर जाता है, रिफ्लेक्शन होता है, आपतित और अपवर्तित किरणों की तरंग दैर्ध्य का अनुपात पूछा है। मतलब एक के ऊपर वाला माध्यम वायु है, इसका अपवर्तनांक जनरली अपन μ1 को 1 बोल देते हैं, वायु का अपवर्तनांक, और नीचे वाला कांच है, कांच को मैं माध्यम 2 बोल दूं, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक दे रखा है म्यू। कहाँ से कहाँ आ रही है किरण, प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है हवा से कांच में आ रही है, ठीक है, वायु से कांच में प्रकाश की किरण आ रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको इसका अपवर्तनांक म्यू मान लिया, इसकी तरंग दैर्ध्य λ1 मान लो, इसकी तरंग दैर्ध्य λ2 मान लो। तो बेटा आपको पता होगा कि जो तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं λ1 अपॉन λ2 इक्वल्स टू μ2 बटे μ1। क्या बच्चा ये लिखेंगे, जब दो चीजें व्युत्क्रमानुपाती होती है तो एक का ऊपर है तो दूसरे का ऊपर आएगा, λ1 अगर ऊपर आएगा तो μ2 क्या आएगा, नीचे आएगा, ठीक है, μ2 1 क्या आएगा, नीचे आएगा, λ1 ऊपर आया तो μ1 नीचे आएगा, λ2 नीचे है तो μ2 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो λ1 अपन क्या मान रहे हैं, λ1 अपन λ2 आपसे पूछा गया है, दोनों की जब एयर से गिलास में जाएगी तो दोनों की तरंग दैर्ध्य आपतित, मतलब आपतित ये वाली किरण है और अपवर्तित ये वाली, तो λ1 अपन λ2 पूछा है तो क्या आ जाएगा, μ2 किसका, कांच का, तो μ/1, वायु का कितना है 1, तो λ1 अपन λ2 क्या आ जाएगा, μ/1 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। तो तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक क्या होता है, तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, जब व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, याद रखना तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, अपवर्तनांक और वेग भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब तरंग दैर्ध्य और वेग एक दूसरे के क्या होती है, समानुपाती होती है। याद रहे, वेग और तरंग दैर्ध्य समानुपाती, और ये दोनों अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आवेश क्यू एक घन के केंद्र पर रखा है, एक आवेश है उसको आपने, कोई घन है उसके केंद्र पर रख दिया, तो घन के किसी एक फलक से पास होने वाले विद्युत फलक बताएं, कि घन के 6 फलक होते हैं, 6 में से एक फलक से पास होने वाले आपको क्या बताना है, विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये आपको बच्चों बताना है। एक फलक से पास होने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, इसको आपको बताना है। तो बताइए बच्चों, एक फलक से पास होने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, कैसे करोगे ये, ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, पहले भी जब पिछली क्लास में अपन ने किया था, ठीक है। फलक के केंद्र पर, घन के केंद्र पर कोई आवेश रखा हुआ है, वो आवेश सब आपको पता होगा, गॉस के नियम, गॉस ने क्या बोला था, गॉस ने बोला था कि कोई भी बंद पृष्ठ होता है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स फाई इक्वल होता है कि उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है बटे एप्सिलॉन नॉट, इस बात की विद्युतशीलता क्या होता है, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। ये बोला था कि किसी भी बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होता है कि उस सरफेस के, बंद सरफेस के अंदर कितना आवेश है बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट होता है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ से एक घन है, तो घन के केंद्र पर जब आप देखोगे तो घन के केंद्र पर क्या रख दिया आपने, घन के केंद्र, इस तरह का घन बना हुआ है, घन के केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है, घन के केंद्र पर आवेश को इस तरीके से रख दिया। अब आपको पता है इस आवेश को अगर क्यू बोल दूं मैं, इस आवेश को स्मॉल क्यू बोला हुआ है, आवेश को कैपिटल क्यू बोला हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में अपन से कैपिटल क्यू। तो आपको पता है कि जो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी वो सभी पृष्ठ पर क्या होगी, समान रूप से वितरित हो जाएगी। और आपको पता है फ्लक्स का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी
इसका मतलब उसका फ्लक्स उतना ही ज्यादा हो। लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरनी चाहिए किसी पृष्ठ से, इसका मतलब उसका फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समानुपाती हो। तो देखेंगे तो केंद्र पर रखा हुआ है तो सभी फलक इस केंद्र के लिए, इस आवेश के लिए क्या है, समान रहेंगे। इसके लिए तो सिमेट्री के आवेश के लिए तो सभी फलक, तो बताना है कि 6 फलक से पूरा कितना निकलेगा। पूरे एक घन में कितने होते हैं, एक घन में 6 फलक होते हैं, तो पूरे घन से निकलने वाला जो फलक होगा वो कितना होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे से निकलने वाला है, बट अपन से पूछा है पूरे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक। 6 फलक से कितना निकलेगा, 6 फलक से निकलेगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से कितना निकलेगा बेटो, एक फलक से निकल जाएगा Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। भाई एक से पूरे 6 से Q बटे एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, तो एक से कितना होगा, 6 टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, 1/6 टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन एक फलक से पूछा है तो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कोने पर रखा हुआ है यहाँ पर आवेश, किसी घन के कोने पर रखा हुआ है, तो फिर इस घन से कितना जाएगा। तो यहाँ से इसका भी याद रखना है कि घन के कोने पर रहता है, तो किसी एक घन से जाने वाला कितना होता है, Q बटे 8 एप्सिलॉन। कितना होता है, Q बटे 8 एप्सिलॉन। अगर यहाँ पर रख रहा है किनारे पर रखा है, तो यहाँ पर रखा है तो इसकी वजह से कितना जाएगा, Q बटे 4 एप्सिलॉन। कितना जाएगा इसकी वजह से, Q बटे एक घन से जाने वाला Q बटे 4 एप्सिलॉन नॉट। और इसके एक घन से केंद्र पर रखा हो तो इसके अगर यहाँ पर कोने पर रखा हो, कॉर्नर पर रखा हो, तो एक घन से जाने वाला Q बटे 8 एप्सिलॉन। याद रहेगा, किनारे पर है तो ये वाला होगा, और इधर कोने पे तो ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ दे रखा है, दाब और आयतन ग्राफ दे रखा है। दाब और आयतन के ग्राफ से आपको पता होना चाहिए कि दाब और आयतन के ग्राफ से आपको क्या मिलता है, उसके एरिया से, एरिया अंडर द कर्व से क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है, कार्य मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसका इनक्लोज एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, कार्य मिलेगा। तो कार्य क्या होता है, अगर कोई भी ग्राफ दे रखा है तो उस ग्राफ का ये अगर चक्रीय प्रक्रम है तो चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होता है, वो जो सरफेस है वो क्लोज प्रक्रम में, चक्रीय प्रक्रम है तो चक्रीय प्रक्रम के अंदर कितना क्षेत्रफल होगा, वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर। तो ये त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार। आधार कितना हो गया, 3v0 माइनस का v0, 2v0 हो गया। ऊंचाई कितनी होगी, 3p0 माइनस p0 कितना हो गया, 2p0। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 2p0 v0, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो अपने को दिख रहा है उसमें एरो का साइन नहीं दे रखा कि ये चक्रीय प्रक्रम किस ए से बी हो रहा है, बी से सी हो रहा है, और अपन को यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि ए से बी से सी और सी से डी इस तरह से हो रहा है। बी से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए से बी हो रहा है, बी से सी हो रहा है, सी से, इसका मतलब ये जो सेंस है रोटेशन वाला वो क्लॉकवाइज है। जब क्लॉकवाइज घूमते अपन तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। पर यहाँ से अपन को देखेंगे कि यहाँ से अपना कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये 2p0। यहाँ पर देखेंगे कि 2p0 प्लस का 2p0 आना चाहिए, अगर ये कैसा होगा, चक्रीय प्रक्रम होगा, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। इसका मतलब यहाँ पर एरो नहीं दे रखा और अपना ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो अपन को उसको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, फिर इसको अपन को एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉक, क्योंकि दे नहीं रखा, ऑप्शन मैच नहीं करा, तो एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 2p0 p0, ठीक है। ये एरिया क्या देगा अपन को, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या देगा, वर्क डन देगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। आधार ये हो जाएगी ऊंचाई 2p0, और ये हो जाएगी यहाँ से अपन की आधार, ये ऊंचाई होगी 2p0, ये ऊंचाई, ये आपकी आधार हो गया 2v0, 2 से 2 कैंसिल, 2p0 v0, 2p0 p0 प्लस का आना चाहिए, बट यहाँ पर इस आंसर नहीं दे रखा, तो अपन को यहाँ पर माइनस कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एरो का साइन भी नहीं है। तो एरो का साइन नहीं, तो फिर अपन को एरो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मानना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ पर बोल भी रखा है, जो प्रक्रम है ए से सी जा रहे हो, इस तरह का प्रक्रम दे रखा है, ए से सी जा रहे हो, सी से कहाँ जा रहे हो, बी जा रहे हो, और बी से कहाँ जा रहे हो, तो वैसे ही पता लग रहा है कि कौन सा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस होता है तो वर्कडन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी इससे अपन को पता लगेगा, ए सी बी ए लिखा हुआ है, इससे पता लगेगा कि सेंस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज होता है वो हमारे दिशा में होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्क डन नेगेटिव होता है। दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है T1,
परमाणु किसका आयतन कितना दे रखा है, V दे रखा है, 2 मोल का आयतन, गैस का रुद्रोष्म ढंग से प्रसारित किया जाता है। तो गैस का अंतिम ताप बताना है। कहाँ तक, कहाँ से इसको कहा, रुद्रोष्म प्रक्रम से। प्रक्रम कैसा है, रुद्रोष्म प्रक्रम। रुद्रोष्म प्रक्रम में आपको कितना दे रखा है, तापमान T दे रखा है, T1 की जगह T दे रखा है। T1 कितना दे रखा है, T1 इक्वल टू आपको T दे रखा है, तापमान T, और T की वैल्यू कितना दे रखी है, 27 डिग्री। 27 का मतलब होता है 300 केल्विन। ठीक है। T2 आपसे पूछा है अंतिम तापमान, T2 की वैल्यू पूछी है। प्रारंभिक आयतन कितना दे रखा है, V1 दे रखा है, V1 की जगह V में अंतिम आयतन कितना देता है, V2, ये देते हैं आपको 8V, याद रहेगा। और आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है। तो रुद्रोष्म प्रक्रम में जब यहाँ पर आप देखोगे प्रेशर और आयतन वाला रिलेशन क्या होता है, दाब और आयतन वाला रिलेशन होता है P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा। ये तो जब कब लगाना है आपको, ये लगाना है आपको जब दाब और आयतन का रिलेशन आपको दे रखा हो। यहाँ पर ताप और आयतन का, तो ताप और आयतन क्या याद रहेगा, TV गामा माइनस 1, T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा माइनस 1, याद रहेगा। T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो T1 कितना दे रखा है जब इसको सोल्व करेंगे इधर, तो T1 की जगह आप यहाँ पे 300 लिख दो। V1 कितना दे रखा है, V1 V दे रखा है, गामा, यहाँ पर गामा एक परमाणु गैस है, क्या लिखी हुई है, एक परमाणु गैस है। एक परमाणु गैस का गामा कितना होता है, एक परमाणु गैस का गामा बताओ बच्चों, पता होना चाहिए। एक परमाणु गैस का यहाँ पर आपको गामा भी पता होना चाहिए। गामा में बता देता हूँ, गामा होता है Cp/Cv। गामा को क्या बोलते हैं अपन, Cp/Cv, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और ये क्या होती है, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp/Cv गामा। Cp/Cv जो गामा होता है, ये गैस की परमाणुकता पर डिपेंड करती है, एटोमिसिटी पर डिपेंड करती है कि एक परमाणु गैस के लिए क्या होता है, द्विपरमाणु गैस के लिए क्या होता है, वो परमाणु गैस के लिए। तो गामा आपको पता होना चाहिए। एक परमाणु गैस के लिए क्या होता है, एक परमाणु गैस के लिए 5/3 होता है। द्विपरमाणु गैस के लिए, द्विपरमाणु गैस के लिए यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि इसके 7/5 कितना होता है द्विपरमाणु गैस के लिए, 7/5 द्विपरमाणु गैस के लिए। और बहुपरमाणु गैस के लिए कितना होता है, 4/3 बहुपरमाणु गैस, जिसमें 2 से ज्यादा परमाणु हो। एक परमाणु गैस का एग्जांपल आपको पता होना, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब क्या होती है एक परमाणु की। द्विपरमाणु क्या होती है, O2 N2, ठीक है, H2, ये सब क्या होती है द्विपरमाणु। वो परमाणु में क्या हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया, सब क्या है वो परमाणु के एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर आप NH3 ले सकते हो, जो भी है गैस के लिए। बट एक परमाणु की बात हो रही तो वहां पर अपन गामा की वैल्यू क्या रखेंगे, 5/3। यहाँ पर 5/3 यूज करेंगे अपन, तो 5/3 यूज करोगे तो ये तो गया 5/3। T2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। V2 की वैल्यू कितना होगी, 8V। इसकी पावर कितने लगेगी, वही गामा, गामा -1 लगेगा, 5/3 -1, गामा -1 5/3 -1। जब मैं इसको इधर ऐसे लिखूंगा, V को इसके इधर लेके आ जाऊं, तो यहाँ से क्योंकि दोनों की पावर सेम है, पावर सेम होती है तो अपन उनको एक साथ लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, V/8V हो जाएगा। इसकी पावर 5/3 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 पावर को। V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया 300। 1 की पावर कुछ भी लगाओ, वो तो ऊपर 1 है, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो। 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, और इसकी पावर 2/3 से 3 कैंसिल, मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू T2। और 300/4 कितना हो जाएगा, 75। और ये किस में आएगा, टेम्परेचर केल्विन में आएगा। तो इस तरह से अपन भी टेम्परेचर, अगर T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, V1 दे रखा है, V2 पूछा है, या फिर उल्टा दे दिया आपको, V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 पूछा है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आपको इस संबंध पता होना चाहिए कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए संबंध क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम का संबंध रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए कैसे निकालते हैं। जेट 2000 टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल है। ओनली ₹1 में आप इनरोल करके यहाँ पर टेस्ट सीरीज दे सकते हो। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो जल्दी से इनरोल कीजिए। और लास्ट चांस टू इम्प्रूव योर वीक एरेज, कि आपकी कहाँ कहाँ अभी वीकनेस है उसको आप इम्प्रूव करिए। तो टेस्ट सीरीज अभी दीजिए, इसको इनरोल करके आप फटाफट उसको ओपन कीजिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऑक्सीजन के लिए Cp - Cv = x दे रखा है, हीलियम के लिए Cp - Cv
ऑक्सीजन के लिए दे रखा है Cp माइनस Cv, और हीलियम के लिए दे रखा है तो आपसे पूछा है कि एक्स और वाई में क्या। आपको पता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू क्या होता है, R। तो किसी भी गैस के लिए Cp माइनस Cv क्या होगा, वो R ही होगा। तो यहाँ से दोनों की विलय क्या होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, ओनली क्या होती है, मोलर विशिष्ट उष्माओं के लिए होता है कि अगर कौन सी उष्मा है, मोलर विशिष्ट उष्मा। तो यहाँ पर जो कैपिटल होता है मोलर विशिष्ट उष्मा ही होता है, या फिर दे नहीं रखा है तब भी अपन मोलर विशिष्ट उष्मा ही मानते हैं। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है हमेशा R, तो इसके इक्वल भी R होगा, इसके इक्वल भी R होगा, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, Cp माइनस Cv क्या होता है, मोलर विशिष्ट उष्मा होती है। तो मोलर विशिष्ट उष्माओं का जो अंतर होता है Cp माइनस Cv, नियत दाब पर नियत आयतन पर, वो क्या होगा, R के इक्वल होता है, नियत होता है। अगर मोलर विशिष्ट उष्मा है तो हमेशा R होगा। तो यहाँ पर दोनों इक्वल R आएगा, तो यहाँ पर गैस पर डिपेंड नहीं करेगा। Cp माइनस Cv अगर मोलर विशिष्ट उष्मा है तो R R आएगा, इसका मतलब x की वैल्यू भी R, y की वैल्यू भी R, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन सब ये वही क्वेश्चन है जो जेट में पूछे गए हैं। करिए बच्चे ट्राई इसको। तापमान पर सेल्सियस फारेनहाइट पैमाने पर एक ही पाठ्यांक देता है, मतलब किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है, किस तापमान पर। तो ये सेल्सियस और फारेनहाइट का रिलेशन पैमाना होता है, सेल्सियस पैमाना और फारेनहाइट। तो दोनों पैमाने में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन आपको पता हो, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस का 0 इक्वल टू क्या होता है, F माइनस का 32 अपॉन 180, ये रिलेशन होता है। बोलिए, अगर केल्विन की बात करूं तो केल्विन में क्या होता है, K माइनस का 273/100 होता है। अरे होता है क्या, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। बताइए, तो यहां से आपको ये सेंटीग्रेड और फारेनहाइट की बात तो इनको इक्वल कर दूंगा। अब दोनों का पार्टैंक क्या है, एक ही पार्टैंक, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, x मान लो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू x/100 इक्वल टू F की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, x माइनस 32/180। कितना हो गया ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 9 बार कैंसिल, 9 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा, 9x इक्वल टू 5x माइनस का 532 से गुणा करोगे 160 हो जाएगा, 9x माइनस का 5x 4x हो जाएगा, माइनस का 160 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना निकली, माइनस का 40। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 40 होगी, इसका मतलब माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट लो या माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड लो, दोनों तापमान इस वैल्यू पर माइनस 40 पर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। कि अगर दोनों तापमान आपको दोनों स्केल बराबर करनी है तो किस तापमान पर दोनों बराबर होगी, माइनस 40 पर फारेनहाइट का तापमान और माइनस 40 पर सेंटीग्रेड का तापमान, दोनों क्या होंगे, माइनस 40 पर जाके इक्वल होते हैं। बाकी दूसरी जगह अलग अलग होंगे, सेंटीग्रेड पर अगर 20 है तो फिर वो कुछ और होगा फारेनहाइट में, पर माइनस 40 ऐसी वैल्यू है जिस पर दोनों का तापमान क्या रहेगा, आपको दोनों एक ही रीडिंग दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये चीज बच्चों आपको इंपॉर्टेंट, रिलेशन टेम्परेचर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, बार बार मैं एक ही चीज बोलना चाहूँ, जो क्वेश्चन देख रहे हो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, कोई ऐसा अपन को एडवांस लेवल का, जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बिल्कुल बेसिक। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल, अगर आपने अच्छे बेसिक आपके बेसिक फंडे क्लियर होंगे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो अपन को ज्यादा सोचना नहीं, फॉर्मूला लगाना है तो डायरेक्ट आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए, कोई बल्लेबाज किसी गेंद की आरंभिक चाल दे रखा है 12 मीटर पर सेकंड, बिना परिवर्तन किए उस पर हिट लगा के सीधे गेंदबाज वापस बल्ले से क्या कर रहा है, वो गेंद को वापस उसी वेग से फेंक रहा है। तो गेंद की 37 मतलब द्रव्यमान आपको दे रखा है, m की वैल्यू 0.15 kg दे रखा है, और गेंद को दिया गया आवेग। अब आवेग क्या होता है बच्चों, आवेग के बारे में पता होना चाहिए। आवेग होता है समवेग में परिवर्तन। क्या होता है बच्चों, समवेग में परिवर्तन को क्या बोला जाता है, आवेग बोला जाता है, समवेग में परिवर्तन। अब ये बल्ला है, इससे बॉल ऑफ, इसकी तरफ बॉल आ रही है, ठीक है, इसकी तरफ बॉल किस वेग से आ रही है, 12 मीटर पर सेकंड, वापस टकराकर उसी वेग से जा रही है, किस वेग से, 12 मीटर पर सेकंड। तो आवेग यहां से अपन को पता है कि समवेग क्या होती है, समवेग में परिवर्तन, अंतिम समवेग माइनस का प्रारंभिक समवेग। समवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी।
तो यहाँ पर मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आवेग को आई लिखते हैं, द्रव्यमान क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद, अब वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पर सदिश राशि होती है, तो डायरेक्शन पर निर्भर करेगी। आने वाली को धनात्मक लिया तो जाने वाली को ऋणात्मक लेना पड़ेगा, तो उसको -12 लोगे और आने वाली को +12 लेंगे। तो यहाँ से 12 क्या हो जाएगी, -24 हो जाएगा। मास को कितना रखोगे, 0.15 रखोगे, और ये कितना हो जाएगा, -24। माइनस यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस नहीं है, ओनली यहाँ पर अपन मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप जब देखोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा अपने पास, 3.6। तो 3.6 क्या होगा, न्यूटन मल्टीप्लाई सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, 3.6 आवेग हो जाएगा। तो याद रखना है, जो आवेग होता है वो आवेग कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी वस्तु का संवेग में परिवर्तन को क्या बोला जाता है, आवेग बोला जाता है। संवेग एक सदिश राशि होती है, तो ये दिशा पर निर्भर करती है। आने वाली इधर की दिशा को आपने धनात्मक लिया, तो वापिस जो टकराकर बॉल जा रही है तो उसकी वेलोसिटी को क्या लेंगे, यहाँ पर ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी भी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, दिशा पर निर्भर करती। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12 से आई 12 से गई, तो 12 - 12 0 कर देते हैं और आंसर 0 आ जाएगा और नंबर नेगेटिव मिल जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सदिश राशि होती है, दिशा का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक तार का प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम, इसको अपनी मूल लंबाई के 10वें हिस्से तक खींचा गया है। इसको खींचकर आपने क्या कर दिया, इसके लंबाई को बढ़ा दिया, तो तार का जो अब प्रतिरोध हो जाएगा, खींचने के बाद अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब ओब्वियसली बात है कि आपने इसकी लंबाई को चेंज किया, तो लंबाई को चेंज करने से प्रतिरोध क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर प्रारंभिक प्रतिरोध कितना दे रखा है, इसका 10 ओम दे रखा है। खींचने के बाद इसकी मूल लंबाई के 10वें, मतलब इसकी लंबाई पहले कितना थी, फाइनल लंबाई कितनी हो जाएगी, इनिशियल लंबाई अगर एल लिया है और 10वां भाग था आपने खींच दिया, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1.1 एल हो जाएगी। ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया है। तो फाइनल लंबाई इनिशियल लंबाई का कितना हो गया, 1.1 गुना। और आपको पता है कि जब किसी तार को खींचकर आप उसको n गुना कर देते हो, तो उसका जो प्रतिरोध है वो कितना गुना हो जाता है, उसका n² गुना हो जाता है। तो यहाँ पर आपने इसकी लंबाई को खींचकर कितना कर दिया, 1.1, मतलब 1.1 गुना कर दिया, तो उसका प्रतिरोध 1.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, तो 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितना दे रखी है, पहले वाले आर, तो जो नया प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, 12.1 ओम हो जाएगा, 12.1। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ये चीजें अपन ऐसे क्वेश्चन अपन क्लास में बहुत करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। ओके बाय।